क्या सच में परिवारवादी पार्टियों का सूरज ढलने लगा है? क्या जनता का मोह भंग हो रहा है? रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद सीएम योगी ने दावा किया कि अब जनता परिवारवादी पार्टियों को किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और आज इसी आरोप की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। 80 और 90 के दशक वाली पार्टियां हो या फिर आजादी के बाद से कांग्रेस की कहानी हो, क्या इन पार्टियों के दिन अब लद गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। क्या सीएम योगी का दावा सच है? देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसी का सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। क्या पीएम मोदी ने 8 साल में परिवारवाद की राजनीति के सामने संकट खड़ा कर दिया है? राजनीति के जानकार मानते हैं कि पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काफी हद तक जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लगा है। जो भी दायित्व, जो भी पद मिल रहा है, वो अब हेरेटिक नहीं आएगा, अब चैन से होगा। मतलब हम वोटिंग मेजॉरिटी से आएंगे। अब वो जो दायित्व जो था, जो लिगेसी वाला, जो कि पहले से चला आ रहा था कि परिवारवाद की सीमा में कि अगर हमारा कुछ पहले से उसमें हमारा दायित्व है, मतलब हमारे पिता हैं या दूसरे लोग हैं, अब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी 2014 से पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से काफी मजबूत थी। 1988 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने। 2012 में मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। बहुमत की सरकार चलाने वाले अखिलेश यादव के सामने बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से समाजवादी पार्टी की पकड़ ढीली पड़ती गई। और हमेशा जब विचारधाराओं पर राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से वो स्थायी होते हैं। जब किसी परिवारवाद के नाम पर राजनीति होती है, उसका जीवन अस्थायी होता है। भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन ये आ रहा है कि सिंपैथी वेव परिवारवाद की समाप्त हुई है, और जो लोग काम नहीं कर सकते, जो योग्य नहीं है, जो राजनीति नहीं जानते, उन्हें भारतीय मतदाता ने ठुकराना प्रारंभ कर दिया है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पर प्रहार किया। नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद से मुक्ति के लिए अपील की और इसका नतीजा चुनाव में दिखा। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 73 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आईं। पीएम मोदी ने एक साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने का फैसला किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी। इस चुनाव में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं था। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और एक बार फिर पीएम मोदी ने दोनों दलों को पटखनी दे दी। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। एसपी और कांग्रेस के खाते में 54 सीटें आईं। बहुजन समाज पार्टी 19 सीटों पर सिमट गई। इस बात का साक्ष्य है कि मुलायम सिंह यादव के बाद उनके पुत्र को लगातार 2 चुनावों में जो हार हुई है, और जो सरकार योगी जी की आई है, इससे सिद्ध होता है कि भारत का मतदाता समझदार हो गया है और वो रिजेक्ट करने लगा है परिवारवाद को। 2019 लोकसभा चुनाव में एसपी ने बीएसपी से गठबंधन किया। जातिगत गठजोड़ के दम पर जीत का दावा किया गया, लेकिन 2019 में भी मोदी अजय रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एसपी को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा उपचुनाव में भी अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी हार गई। रिजल्ट जैसे आजमगढ़ का सीट है, कहते थे कि यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ की सीट यादव की ही होती है, पर मुझे नहीं लगा। अब लग रहा है कि परिवर्तन समाज में हो रहा है। समाज चाहता है सेकुलर व्यू हो, और जो विकास की धारा में सबको साथ आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कई बार कोशिश कर चुकी है।
अखिलेश के चेहरे पर 2012 के बाद कोई चमत्कार नहीं हो पाया। ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। 2014 के बाद कांग्रेस लगातार हार रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में हार मिली, सोनिया के नेतृत्व में भी सफलता नहीं मिल रही है। गठबंधन का प्रयोग भी फेल होता जा रहा है। कांग्रेस अपने राज्यों को भी खोती जा रही है। राहुल गांधी के चेहरे पर जनता ने एक बार भी मोहर नहीं लगाई। राहुल चुनावों में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्या बात है कि जनता उन्हें मौका नहीं दे रही है। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी भारतीय राजनीति में आए, परिवार के नाम पर आए, सिंपैथी वेव के नाम पर आए। लेकिन राजीव गांधी ने अपने कार्यों से सिद्ध किया कि सिर्फ परिवार से काम नहीं चला करता, परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन राजीव गांधी के बाद दुर्भाग्य से गांधी खानदान की प्रतिभा पर एक शक का प्रश्न चिन्ह लगा है। मुझे लगता है कभी कभी भारतीय इतिहास दोहराया जा रहा है। औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स का जो पतन हुआ, इतिहासकार बताते हैं, ऐसा लगता है गांधी परिवार पतन की ओर है। अगर हम कहें संसद में भोजपुरी के 3 स्टार, तो आप सोच रहे होंगे कि देखिए पहले स्टार, दूसरे स्टार और तीसरे स्टार, ये 3 स्टार हैं। जी हाँ, तो ये है बीजेपी के गंगा, यमुना और सरस्वती, जो संगम करा दिया है संसद में बीजेपी ने। पूर्वांचल की माटी के इन 3 सितारों ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और अब जो है सियासी सड़क से होकर संसद पहुंचे हैं, तो पूर्वांचल को भी इनसे काफी उम्मीदें हैं। तीनों जब संसद में पहुंचेंगे तो सोचिए कि नजारा क्या होगा। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। भोजपुरी के 3 स्टार गंगा, यमुना और सरस्वती को बीजेपी ने मिला दिया है। भारत की संसद में अब 3 अभिनेताओं का संगम हो गया है। 1988 में एक गाना आया था। इसी फिल्मी नाम पर भोजपुरी के 3 स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने 2011 में एक फिल्म की। उस फिल्म का नाम भी गंगा, यमुना, सरस्वती था। तीनों में दोस्ती थी और इसी दोस्ती ने एक साथ मिलकर भोजपुरी में नाम कमाया। अब संसद में जलवा बिखेरेंगे। और हमें इस बात की और भी खुशी है कि हमारा छोटा भाई दिनेश लाल यादव भी अब सांसद बन गया है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद हैं। रवि किशन गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और अब दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ जीतकर संसद पहुंचे हैं। ये आजमगढ़ के लोग भी चाहते थे कि हमारा भी प्रतिनिधि सत्ता में हो, हमारा भी प्रतिनिधि जो हो वो डबल इंजन की सरकार का हो, ताकि हर जगह विकास हो रहा है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, पर आजमगढ़ में नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये आजमगढ़ की उम्मीद की जीत है, आजमगढ़ के विश्वास की जीत है। इस चुनाव को जीतने के लिए दिनेश लाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 2019 की हार के बाद से ही वो यहाँ जीत के लिए संघर्ष कर रहे थे और सीएम योगी की अगुवाई में इस जीत को हासिल भी किया। मेरा ये विश्वास है कि अब समाज का कई तबका ऐसा भी जो अब तक बीजेपी से नहीं जुड़ता था, वो भी जुड़ने लगा है। रामपुर की जीत और आजमगढ़ की जीत, मुझे लगता है पिछली भारतीय जनता पार्टी की बहुत जीत में से यूनिक जीत हैं। अब भोजपुरी फिल्मों के बाद निरहुआ की बेबाक और बुलंद आवाज संसद में सुनने को मिलेगी। निरहुआ फिल्मी दुनिया की बजाय असल जिंदगी के नायक बनकर जनता की आवाज बनेंगे। निरहुआ की जीत से भोजपुरी समाज खुश है। मेरा तो फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मैं रोने लगी थी, जोर जोर से, इतनी खुश थी कि रोने लगी थी। पर आजमगढ़ की सम्मानित जनता को नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद है। उन्होंने इतिहास रच दिया, उन्होंने आजमगढ़ में कमल खिला दिया। देखिए भाजपा कार्यालय, देखिए कितना सुंदर लग रहा है आज।
निरहुआ का जन्म 2 फरवरी 1979 को गाजीपुर के गांव में हुआ था। गरीब परिवार में जन्मे निरहुआ शादियों में भोजपुरी गाना गाया करते थे। बाद में उनका एक भोजपुरी एल्बम निकला जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल से लेकर नेपाल तक काफी पॉपुलर हुआ। इस एल्बम का नाम निरहुआ सटल रहे था। बस इसी के बाद से उनका नाम निरहुआ पड़ गया और इसी पहचान के साथ निरहुआ मनोज तिवारी और रवि किशन के साथ संसद में पूर्वांचल के लिए आवाज उठाएंगे। तीनों सितारों में सबसे पहले मनोज तिवारी संसद पहुंचे, फिर गोरखपुर में सांसद बनकर रवि किशन दिल्ली पहुंचे। ठीक है, मैं सांसद पहले बन गया जी, लेकिन भाई कोई लेट नहीं था जी। तो जब आए दुरुस्त आए कि मंदिर भी बनने लगा है, भगवा भी चढ़ने लगा है, मंदिर भी बनने लगा है, भगवा भी चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। गंगा, जमुना, सरस्वती एक साथ संसद में होंगे तो जरा सोचिए नजारा क्या होगा। और मेरा मानना है आने वाले दिनों में ये समर्थन और भी बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी जी अब सबके दिलों में बस गए हैं। जो लोग भ्रम फैलाने वाले थे, जो फेक नॉलेज फैला करके लोगों को बरगलाते थे, उन सारे लोगों को आजमगढ़ और रामपुर की जनता ने जवाब दे दिया है। चल के गोदौलिया का पनावा खियादा, चल के गोदौलिया का पनावा खियादा, हे राजा हमके बनारस घुमाएदा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे। राष्ट्रपति कोविंद ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मंदिर को सजाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रपति कोविंद ने आराध्य बांके बिहारी के हाथ जोड़कर दर्शन किए। बांके बिहारी के दर्शन के बाद राष्ट्रपति कृष्णा कुटीर जाकर निराश्रित विधवा महिलाओं से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मथुरा से दिल्ली लौट गए। उन्होंने देखिए जितनी भी हमारी यहाँ माताएं रह रही हैं सबसे संवाद किया, सबसे मिले और संभवतः मैं समझती हूँ राष्ट्रपति जी का मन होगा कि मैं कृष्णा कुटीर जाके ऐसी बहनों से, ऐसी माताओं से मिलूं जिनका कोई नहीं है। और ये अच्छी पहल है कि एक देश का राष्ट्रपति ऐसी बहनों से, महिलाओं से, माताओं से मिल रहा है। एक अच्छी शुरुआत है। हमारे आगे भी जो भी राष्ट्रपति बनेंगे उनसे भी उम्मीद करेंगे कि वो भी यहाँ की विजिट करें। आप लोग को चिंता नहीं है, फिक्र मत करो। हम साथ में पेंशन हो जाएंगे, तुम लोग को राशन कार्ड हो जाएंगे। अब हम भी आएंगे। ये हुई जी मतलब बहुत खुशी, बहुत अच्छा काम चल रहा है। भगवान के दरबार में रह रहे हैं और सब बात की हम सुविधा करेंगे। कोई हालत कर दी और कसर हो तो हमें बताओ, सब बात सुविधा। हम मतलब किसी बात का दुख नहीं पान देंगे मैयान को। और अगली खबर मेरठ से, जहां पर लिसाड़ी गेट में आज एक हादसा हुआ। वहां पर सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट की वजह से 2 मकान मलबे में तब्दील हो गए। कई लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को निकाला गया, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज दर्दनाक हादसा हुआ। पहले खबर आई कि सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से एक मकान गिर गया और देखते ही देखते इस धमाके में एक दूसरा मकान भी इसकी चपेट में आ गया। 2 मकान गिरे हैं। एक महिला की मौत हो चुकी है। कई लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर तक चलता रहा।